नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जरा कल्पना कीजिए कि अगर किसी देश के राष्ट्रपति के घर पर हमला हो जाए तो वो सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं होता, वह पूरे राज्य की सार्वभौमिकता और प्रतिष्ठा पर सीधा वार होता है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर 91 ड्रोन से जो है वो हमला करने की कोशिश की। रूस इसे खुला आतंकवादी हमला बता रहा है, जबकि यूक्रेन साफ कह रहा है कि यह रूस की बनाई हुई कहानी है। और इसी तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आता है कि हिंसा नहीं, कूटनीति ही समाधान है। अब असली सवाल यह है कि क्या सच में पुतिन को निशाना बनाया गया? क्या यूक्रेन रूस युद्ध अब एक खतरनाक नए स्तर पर पहुंच चुका है? और जब महाशक्तियां आमने सामने हो तो भारत की भूमिका इतनी अहम क्यों हो जाती है? इसी पूरे घटनाक्रम को आज हम समझेंगे और तथ्यों, रणनीति और भारत के दृष्टिकोण को भी हम देखेंगे। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिल सके। आपके स्क्रीन पर टॉपिक दिख रहा होगा, पुतिन पर हमला, सच या बहाना। 91 ड्रोन से जो है वो हमला किया गया था। समाचार पत्रों को हम ले लेते हैं, जिन जिन समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से छापा है। राइटर्स, एबीसी न्यूज और द गार्जियन, तीनों ने प्रमुखता से इस समाचार को छापा है। राइटर्स लिखता है, रशिया से यूक्रेन ट्राइड टू अटैक पुतिन रेसिडेंस बट कीव से मॉस्को इज लाइंग। एबीसी न्यूज लिखता है, रशियन ऑफिशियल थ्रेटन्स ज़ेलेंस्की एज मॉस्को क्लेम्स कीव अटैक पुतिन रेसिडेंस। द गार्जियन लिख रहा है, Zelensky accuses Russia of trying to sabotage peace talk with typical Russian lies। चलिए और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आपके स्क्रीन पर ये दो जानी दुश्मन आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जेलेंस्की है और दूसरे तरफ पुतिन है। समझिए कि एक सांप है और दूसरे नेवले हैं और दोनों आपस में जो है वो लड़ रहे हैं। लेकिन इस सांप और नेवले की लड़ाई कैसे शुरू हुई, इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्ने को जो है वो खंगालना पड़ेगा। साथियों, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि रूस यूक्रेन युद्ध कोई अचानक शुरू हुई लड़ाई नहीं है। एक लंबी लड़ाई जो है वो चली आ रही है, जिसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो जिसकी शुरुआत 2014 से हुई। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर नजर आ रही है साथियों, ये ड्रोन की तस्वीर है और ड्रोन कुछ ऐसा ही दिखता है। और जब ये लड़ाई शुरू हुई है रशिया और यूक्रेन की, तो वहां की भयावह तस्वीरें भी जो है वो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। भयावह तस्वीरें वहां के दर्द को जो है बयां कर रहा है, वहां के पीड़ा को जो है बयां कर रहा है। और लावरोव ने बताया कि पुतिन के घर के हमले की जो कोशिश की गई है वो नाकाम कर दिया गया है। तो हमने कहा कि इतिहास कोई नया नहीं है, इतिहास बहुत पुराना है। और इतिहास पुराना है तो हम पुराने 10 साल से देखें। हमने कहा 2014 से जो है ये लड़ाई शुरू होती है और 2014 में रूस ने यूक्रेन का एक हिस्सा है जो कि आपके स्क्रीन पर यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, जिसको कि हम क्रीमिया के नाम से जानते हैं। और क्रीमिया पर जो है यूक्रेन ने जो है वो क्या किया, यूक्रेन का जो हिस्सा है क्रीमिया, इस पर रूस ने जो है वो क्या किया, कब्जा कर लिया। अब क्यों कब्जा किया, उसके पीछे की कहानी क्या है? तो साथियों, क्रीमिया रूस के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम था। वहां रूस के समर्थक जो लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं। थोड़ा सा हम ज्योग्राफी भी देख लें। क्रीमिया के पश्चिम में आप देखिए, ये आपको ब्लैक सी यानी कि काला सागर नजर आ रहा है और ये सी ऑफ अजोव यानी कि अजोव सागर जो है वो नजर आ रहा है। उत्तर में आपको यूक्रेन, पूरब की तरफ चल रहे हैं तो यहां आपको रशिया का पार्ट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको टर्की का क्षेत्र जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए, अब हम जो बात कर रहे हैं क्रीमिया रूस के लिए रणनीतिक रूप से क्यों अहम है, तो सबसे पहला जो जवाब मिला वो यही मिला कि भैया क्रीमिया में जो है वो सबसे ज्यादा रूस समर्थक लोग रहते हैं और रूस को डर था कि यूक्रेन नाटो के करीब जा रहा है और यहीं से तनाव की जो है वो नींव पड़ गई। दूसरा, 2022 हम आते हैं जब लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ गई, यानी कि वो लड़ाई जो 2022 में शुरू हुई जो अब तक चल रही है। यूक्रेन पर सीधा पूर्ण सैन्य हमला कर दिया गया रूस के द्वारा और ये सिर्फ राजनीतिक विवाद नहीं था, ये पूरा का पूरा युद्ध बन गया। टैंक चले, मिसाइल चले, लाखों लोग प्रभावित हुए। 2022, 23, 24, 25, लेकिन 2023 से लेकर 2025 तक की अगर हम बात करें साथियों, तो युद्ध का एक नया रूप जो है वो हमने देखने को मिला। और सबसे अहम बात हमें समझना यह है कि आज की जो लड़ाई है वो पुराने जमाने के जंग जैसी नहीं है। आज की जो लड़ाई है जिसमें सिर्फ सैनिक और टैंक की आवश्यकता नहीं है, आज की लड़ाई जो है वो ड्रोन आसमान से हमला कर रहा है।
साइबर अटैक के माध्यम से सिस्टम ठप किए जा रहे हैं, आर्थिक प्रतिबंधों से देश को अंदर से कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, और नैरेटिव वॉर यानी दुनिया को कौन अपनी बात सही से समझा पा रहा है, इसकी लड़ाई है। और इसी को कहा जाता है हाइब्रिड वॉर, है ना, जो कि आज चल रहा है। और इसी में जो सबसे खतरनाक है वॉरफेयर का एक हिस्सा, जिसको कि हम ड्रोन कहते हैं। ड्रोन इस युद्ध में इसलिए खतरनाक है कि इसमें किसी पायलट की आवश्यकता नहीं होती। बिना पायलट आप कहीं भी हमला कर सकते हैं। सस्ता है लेकिन असरदार है। दूर बैठकर जो है वो राजधानियों को निशाना बना सकते हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा था कि भारत ने किस प्रकार से ड्रोन से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमले किए और पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी। यानी कि आप बैठिए यहां, आपका ड्रोन जाएगा वहां, ना पायलट रहेगा, ना बहुत खर्चा आएगा, और जहां आपको टारगेट है वो भून कर आएगा। साथियों, आम लोगों में इसके चलते डर और असुरक्षा जो है वो पैदा हो गया है। और यही वजह है कि अगर किसी राष्ट्रपति के घर तक ड्रोन पहुंच जाए तो वो सिर्फ सैन्य घटना नहीं होती, वो मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक हमला भी होता है। अब रूस दावा क्या कर रहा है? रूस दावा जो है वो कह रहा है कि भैया 28 और 29 तारीख दिसंबर की रात को यूक्रेन ने 91 ड्रोन जो है वो रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन का जो सरकारी बंगला है इसके ऊपर जो है वो हमला हुआ। रूस का ये नोवगोरोड इलाके में स्थित है ये सरकारी बंगला, और इसी सरकारी बंगले के ऊपर जो है वो ड्रोन से हमला हुआ। और ड्रोन से जब हमला हुआ तो ये निशाना कोई सैन्य ठिकाना नहीं है, बल्कि सीधे राष्ट्राध्यक्ष का जो घर है उसी पर हमला हुआ। और रूस का दावा यह है कि यह सबसे संवेदनशील हिस्सा है ना, और इसके ऊपर 28 और 29 दिसंबर की रात को हमला किया गया। और हमला किसने किया? तो यूक्रेन ने किया, है ना। और राष्ट्रपति पुतिन के अगर सरकारी आवास पर हमला हो रहा है तो इसका मतलब सीधा क्या है? इसका मतलब सीधा है कि राष्ट्रपति की हत्या का प्रयास। रूस ने कहा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इतने मजबूत थे कि यूक्रेन से आने वाले 91 ड्रोन को हमने रास्ते में मार दिया और किसी भी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान नहीं होने दिया। यानी कि यहां नुकसान से ज्यादा इरादा जो है वो अहम था। ठीक। अब रूस के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है सरगरी लावरोव, एक बार मैं उनका स्टेटमेंट आपको फिर से दिखाता हूं, तस्वीर भी दिखा दे रहा हूं। ये विदेश मंत्री हैं और इनका एक बयान आया और इन्होंने कहा कि देखिए भैया, ये सिर्फ हमला नहीं है, यह आतंकवाद है और इसका जवाब हम जरूर देंगे। और यहीं से मामला जो है वो काफी खतरनाक मोड़ पे आया। लेकिन फिर बात जेलेंस्की से भी पूछा जाएगा कि भैया जेलेंस्की, तुमने ये काम काहे किया? तुम पुतिन के यहां, वो भी 91, ऐसा क्यों भाई? तो पूछा जाए उसके पहले ही जेलेंस्की ने कहा कि देखो भाई, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। रूस जो भी दावा कर रहा है वो झूठ है ना। यानी कि पूरी की पूरी कहानी रशिया के द्वारा जो है मनगढ़ंत है, ये यूक्रेन कह रहा है। रूस खुद को पीड़ित दिखाकर कीव पर बड़े हमले का बहाना ढूंढ रहा है। मतलब यूक्रेन जो आरोप लगा रहा है वो ये लगा रहा है कि रूस पहले ये कर रहा है कि भैया हमारे ऊपर हमला हुआ तो रक्षा के नाम पर हम जो है अब कीव के ऊपर हमला करेंगे। इसलिए पूरी की पूरी प्लानिंग है। और जेलेंस्की का जो दावा है ये कहा जा रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग का है, यानी कि हमारे ऊपर झूठा दोषारोपण हो रहा है कि खुद के ऊपर हमला दिखा देते हैं इन लोग और यूक्रेन की सरकारी इमारत को, शहर को जो है वो भारी हमले से नस्तनाबूद करना चाहते हैं। और इसी को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में है साथियों फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी खुद घटना करा दीजिए और दूसरे के ऊपर आरोप डाल दीजिए। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये लड़ाई अब कैसी हो गई है? ये लड़ाई यही हो गई है कि इसमें टैंक, मिसाइल, ड्रोन नहीं हो रहा है, इसमें नैरेटिव वॉर जो है वो कर दिया गया। अब एक शब्द हमने प्रयोग किया, नैरेटिव वॉर, तो आपके दिमाग में आने लगा होगा कि नैरेटिव वॉर का मतलब क्या होता है। साथियों, कौन सा देश खुद को पीड़ित दिखा पाए, कौन सा देश सामने वाले को आक्रामक साबित करे, मीडिया, सोशल मीडिया, अंतरराष्ट्रीय मंच, इन सभी जगह जो है वो कहानी गढ़ने लगती है। और किसकी कहानी पर विश्व सबसे ज्यादा भरोसा करेगा? तो जिसकी कहानी दुनिया मानेगी उसी को नैतिक बढ़त मिल जाएगी और उसी को समर्थन होगा, उसी को हथियार मिलेगा, उसी को सहानुभूति मिलेगी। तो इसको कहा जाता है नैरेटिव करना। लेकिन जब ये सारी स्थिति हुई तो इसी बीच में एक व्यक्ति का नाम आता है और उस व्यक्ति का नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपके स्क्रीन पर ये रूस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास जो है वो देखने को मिल रहा है। और रशिया से यूक्रेन ट्राइड टू अटैक पुतिन्स रेजिडेंस और सो मॉस्को नेगोशिएटिंग स्टैंड्स अंडर रिव्यू, ये भी एक कटिंग आया।
तो हमने कहा यहां एक व्यक्ति का नाम सबसे पहले आया और वो व्यक्ति जो है जो कि पुतिन के सबसे करीबी मित्र हैं और कहते हैं कि हम दोनों बहुत ही करीबी मित्र हैं, दोनों के बीच में बहुत प्रेम है। तो इनका बयान आया और मोदी का बयान ये आया कि खबरों से गहरी चिंता है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हमले से मोदी जो है वो चिंतित हैं। और ये स्टेटमेंट है, डीपली कंसर्न्ड बाय रिपोर्ट्स ऑफ टारगेटिंग ऑफ द रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया फेडरेशन, ongoing diplomatic efforts offer the most viable path towards ending hostilities and achieving peace। पूरी की पूरी बातें आई और प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इस बयान के माध्यम से सीधा यही कह रहे हैं कि भैया हिंसा मत कीजिए ना, कूटनीति ही शांति का रास्ता है, आप हिंसा क्यों कर रहे हैं। और ये कोई सामान्य अपील नहीं है, यह अपील जो है वो भारत की पूरी विदेश नीति को दिखा रहा है, क्योंकि भारत की स्थिति बहुत अलग है। भारत रूस का बहुत अच्छा मित्र है, रूस के साथ भारत का रिश्ता सबसे भरोसामंद है। रूस भारत का एक पुराना रणनीतिक साझेदार है, चाहे रूस से हम रक्षा की बात करें, ऊर्जा की बात करें, कूटनीति की बात करें, तीनों में रशिया जो है वो भारत का सबसे गहरा सहयोगी है। पश्चिम के साथ भी इंडिया के संबंध मजबूत हैं, चाहे अमेरिका की बात करें चाहे यूरोप की, क्योंकि अमेरिका और यूरोप जो है वो प्रमुख आर्थिक और तकनीकी साझेदार हैं। चाहे क्वाड के प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे इंडो पैसिफिक जैसे प्लेटफॉर्म की बात करें, तो भारत वहां जो है वो भागीदार है। तो भारत जो है वह खुद को युद्ध के से जो है वो दूरी की नीति जो है अपनाता है। भारत सीधे किसी भी गुट के साथ जंग में नहीं कूदना चाहता, भारत संवाद, शांति और संतुलन के ऊपर जोर देता है। ठीक, और यही भारत की जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कि भैया ना हम रूस के एजेंट हैं ना पश्चिम के अनुयायी हैं, हम भारत जो है वो अपने राष्ट्र हित के अनुसार फैसला लेगा। और यही कारण है कि भारत रूस से भी बात कर रहा है, यूक्रेन से भी संवाद बनाए रख रहा है और दुनिया को भी जो है वो शांति और संवाद का जो है वो संदेश दे रहा है। ठीक, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और प्रश्न यही है कि क्या पुतिन के ऊपर सच में हमला हुआ था, और पुतिन के ऊपर 91 ड्रोन के मामले से अगर सच में हमला हुआ था तो क्या जंग और भी खतरनाक हो सकता है। साथियों, चाहे पुतिन के घर पे हमला हुआ हो या नहीं हो, इसका संदेश जो है वो बेहद गंभीर है और इसको आप 3 कारणों से जो है समझ सकते हैं। सबसे पहला है लीडरशिप टारगेटिंग रेड लाइन। अब ये आप कहेंगे लीडरशिप टारगेटिंग रेड लाइन क्यों है। साथियों, अगर किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के घर को निशाना बनाया जाता है तो वो सामान्य सैन्य हमला नहीं होता है, ये युद्ध की लाल रेखा, रेड लाइन यानी कि सबसे गंभीर स्थिति मानी जाती है, क्योंकि इससे सत्ता की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठता है, देश के अंदर असुरक्षा और गुस्सा बढ़ता है और सरकार पर कड़ा जवाब देने का दबाव बनता है। यानी कि लीडरशिप को आपने टारगेट किया, आप युद्ध को जो है वो एस्केलेट कर रहे हैं, आप मिलिट्री ऑप्शन को जो है मजबूत कर रहे हैं। दूसरा, रशियन प्रेस्टीज फैक्टर। साथियों, रूस के राष्ट्रपति के ऊपर हमला यानी कि पूरे रूस के ऊपर हमला, तो आपको क्या लगता है रूस इससे चुप रहेगा? साथियों, रूस अपनी प्रतिष्ठा पर कभी भी समझौता नहीं करता है। आप इतिहास के पन्नों को खंगालिएगा, चाहे आपको चेचन्या की बात करें, जॉर्जिया की बात करें, क्रीमिया की बात करें, सीरिया की बात करें, हर जगह रूस ने कठोर जवाब की नीति अपनाई है। इसलिए अगर रूस को लगे कि उसकी प्रतिष्ठा ठेस पहुंची है तो पलटवार लगभग जो है वो तय है कि वो करेगा। अब अभी तक मध्यस्थता की बात हो रही थी, आपने हमारे ही इस प्लेटफॉर्म पर सुना होगा मेरे से ही कि अमेरिका जो है मध्यस्थ करने के लिए तैयार है। मैंने ही इसी प्लेटफॉर्म पर यही खड़े होकर आपके लिए वीडियो बनाया था कि पुतिन आए हैं, अब जेलेंस्की आएंगे और भारत जो है वो मीडिएटर है, मोदी जो है वो सारे युद्ध को शांत करा देंगे। लेकिन फिर से वही बात कि क्या जो शांति समझौते पे बात हो रही थी वो चलेगी कि वो खतरे में आ गई। और यही सबसे ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता की जो कोशिश चल रही थी, ऐसे अगर हमले होते हैं तो ये ऐसे हमले तो भरोसे तोड़ देंगे और इससे जो कट्टरपंथी ताकत है वो मजबूत होंगे। बातचीत के जगह पे बात किसकी हो गई कि भैया बातचीत छोड़िए, अब बदले की राजनीति पर काम कीजिए, और नतीजा क्या होगा? डिप्लोमेसी कमजोर हो जाएगी। ठीक है ना, डिप्लोमेसी क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। और डिप्लोमेसी अगर कमजोर हुई तो स्थिति जो है वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। डिप्लोमेसी कमजोर होगी तो मिलिट्री ऑप्शन मजबूत होंगे। मेरी बातें आप सभी को जो है वो समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और भी हम बात करते हैं। साथियों, यहां हम अगर बात कर रहे हैं तो इस युद्ध में सबसे खतरनाक और सबसे संवेदनशील पहलू क्या है?
वो है न्यूक्लियर सिक्योरिटी डायमेंशन। साथियों, यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, जिसको कि आप जापोरिजिया के नाम से जानते हैं, यूक्रेन में स्थित है, लेकिन फिलहाल रूस के नियंत्रण में। यानी संयंत्र यूक्रेन का और कब्जा रूस का। और यहां खतरा क्या है, यहां समस्या क्या है? यह पूरा इलाका कई बार युद्ध क्षेत्र में बदल चुका है। यहां ड्रोन के हमले होते हैं, मिसाइल के हमले होते हैं, आर्टिलरी के हमले होते हैं, और ये सारे के सारे हमले इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के आसपास हुए हैं। और गलती से भी अगर एक भी हमला इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाया, तो आप समझ सकते हैं कि इसका परिणाम रशिया और यूक्रेन तक सीमित नहीं होगा, पूरी दुनिया जो है उसके लिए घातक हो सकता है। और इसी को लेकर पूरी दुनिया जो है वो चिंतित है, और पूरी दुनिया चाहती है कि बंद कीजिए भैया रूस और यूक्रेन की लड़ाई। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, ये वैश्विक सुरक्षा का एक मुद्दा बन जाएगा। और IAEA जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो लगातार चेतावनी दे रही हैं कि भैया बंद कीजिए इस युद्ध को, क्योंकि अगर ये युद्ध बढ़ा तो जोखिम सिर्फ सैन्य नहीं होगा, परमाणु और मानवता का भी जो है वो खात्मा हो सकता है। और साथियों, आप सभी जानते हैं भारत बुद्ध का देश है, भारत युद्ध का देश नहीं है। मोदी ने कई मंचों से इस बात को कहा है कि युद्ध कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता। अगर रूस यूक्रेन संघर्ष ड्रोन और बदले की भावना से और आगे बढ़ा तो जीत किसी की भी नहीं होगी, नुकसान पूरा मानवता का होगा। और इसलिए आज जो मोदी जी का संदेश है कि सिर्फ भारत के लिए ही पूरी दुनिया के लिए हिंसा नहीं कूटनीति के माध्यम से चलना होगा, इस संदेश का एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। क्योंकि भारत जानता है, भारत गांधी का देश है, जो शांति का पाठ पढ़ाया जाता है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? रूस को क्या करना चाहिए? यूक्रेन को क्या करना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या करना चाहिए? और भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए? अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से आप हम तक अवश्य पहुंचाएं। और कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।